हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का फार्मेसी इंडिया लाइव पर। तो जैसा कि आप जानते हैं, डी फार्मा एग्जिट एग्जाम की डेट अनाउंस हो चुकी है। सो एग्जिट एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए, उसकी तैयारी और अच्छे से कराने के लिए फार्मेसी इंडिया लाइव ने एक मुहिम चालू किया है, जिसके तहत आपकी सुपर 100 सीरीज चल रही है और जिसमें आज हमारी क्लास नंबर 18 होने वाली है और सब्जेक्ट रहेगा हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी, जिसे आप HCP के नाम से भी जानते हैं। शॉर्ट फॉर्म इसकी हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी की HCP होती है। तो एग्जिट एग्जाम हमारा इस साल अक्टूबर में होगा, 5 और 6 अक्टूबर को। तैयारी और अच्छे से हो सके उसी के तहत रोज रात 8 बजे आपकी ये लाइव क्लास चलती है सुपर 100 सीरीज की, जिसमें आज हम क्लास नंबर 18 लेंगे। तो इसको शुरू करने से पहले आप अगर चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं वेरियस प्लेटफॉर्म्स के थ्रू। व्हाट्सएप, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, इन सभी के लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, उनके माध्यम से फॉलो कर सकते हैं और साथ ही साथ डाउनलोड कर सकते हैं फार्मेसी इंडिया मोबाइल ऐप फ्रॉम द गूगल प्ले स्टोर फॉर द लेटेस्ट अपडेट्स। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं, जिसमें हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी की हमारी क्लास है, क्लास नंबर 18। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है, डैश इज अ प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द हॉस्पिटल फार्मासिस्ट। मतलब कि आपको यह बताना है कि एक प्राथमिक तौर पे सबसे पहली जिम्मेदारी एक हॉस्पिटल फार्मासिस्ट की क्या बनती है। तो ऑप्शंस कहते हैं कि ड्रग सेफ्टी, या फिर एडवर्स ड्रग रिएक्शन, या फिर ऑब्जेक्टिव यानी कि सिद्धांत, या फिर पेशेंट केयर मतलब मरीजों का ध्यान रखना। तो इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, यह आपसे पूछा गया है, जो कि कहता है कि हां जी, ये ही एक हॉस्पिटल फार्मासिस्ट की सबसे पहली जिम्मेदारी बनती है, सबसे पहला कार्य उसको ये करना है। तो आप एक्टिवली पार्टिसिपेट कीजिए, जिसमें आपकी तैयारी और अच्छे से हो सकेगी। कमेंट सेक्शन में अपने आंसर्स जरूर कमेंट कीजिएगा। सो इसका जो सही आंसर है फर्स्ट क्वेश्चन का हमारा, वो है ड्रग सेफ्टी। सबसे पहली जो एक जिम्मेदारी बनती है किसी भी हॉस्पिटल फार्मासिस्ट की, वो ड्रग सेफ्टी बनती है। ठीक है, अब बेसिकली ये तो आपको पता चल गया कि सबसे पहली जिम्मेदारी प्राथमिक तौर पर जो प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी है हॉस्पिटल फार्मासिस्ट की, वो क्या है, वो ड्रग सेफ्टी है। अब इसके अंदर काफी सारी चीजें आ जाती हैं कि ड्रग सेफ्टी कैसे रखी जाएगी। एक तो सबसे पहला, आपको प्रिस्क्रिप्शंस को वेरीफाई करना होगा। जो डॉक्टर्स आपको पर्चा लिख करके देते हैं, आम भाषा में जिसे हम डॉक्टर का पर्चा कहते हैं, उसे इंग्लिश में जो टर्म दिया गया है वो है प्रिस्क्रिप्शन। ठीक है, तो प्रिस्क्रिप्शन वेरीफाई करना है। साथ ही साथ जो मेडिकेशंस एक डिस्पेंस की जाती हैं, दवाइयां जो एक फार्मासिस्ट देता है किनको, मरीजों को। ठीक है, तो हॉस्पिटल फार्मेसी में जो पेशेंट्स के पास उनके बेड पे मेडिकेशंस आ रही हैं, वो उनको क्रॉस चेक करे कि मेडिकेशंस जो डिस्पेंस की गई हैं वो प्रॉपर एक्यूरेट है या नहीं है। साथ ही साथ पेशेंट्स की काउंसलिंग भी करनी चाहिए कि किस तरीके से उन्हें दवाइयों को अच्छे से इस्तेमाल करना चाहिए। ठीक है, उनकी मॉनिटरिंग करनी चाहिए कि जब जब वो अपनी मेडिसिन लेते हैं तो उस दौरान में उन्हें किसी तरीके की कोई दिक्कत तो नहीं होती। ठीक है, तो ये सब चीजें अगर एक हॉस्पिटल फार्मासिस्ट करेगा तो ड्रग सेफ्टी जो है बेसिकली प्रॉपर हो जाएगी। ड्रग सेफ्टी वो एक किसी भी इंडिविजुअल पेशेंट की कर पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, द कमिटी एक्ट्स बाय। अब यहां पर बेसिकली जो कमेटी की बात हो रही है, हॉस्पिटल के अंदर हमारी पीटीसी कमेटी होती है। ठीक है, फार्मेसियन थेराप्यूटिक कमेटी जो है बेसिकली हमारी कहां होती है, हॉस्पिटल के अंदर होती है। तो अब पीटीसी जो ये हमारी कमेटी है, ये क्या काम करेगी। सबसे पहला कि जो पेशेंट्स होते हैं उनके ट्रीटमेंट का ध्यान रखेगी, या फिर दूसरा कि कोई भी बेसिकली एज सच कोई मिसहैपनिंग हो जाती है तो उसका बचाव करेंगे, उनको जो है बीमार होने से बचाएंगे। या फिर बोथ ए एंड बी, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन भी ठीक है और सेकंड ऑप्शन भी ठीक है। और लास्ट ऑप्शन कहता है कि नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। और जो बच्चा लोग हमारा सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन सी, यानी कि पेशेंट्स के ट्रीटमेंट का ध्यान रखना और कोई गड़बड़ ना हो जाए उस चीज से बचाने का काम ये कमेटी हमारी करती है। ठीक है, अब कमेटी के अंदर क्या है कि पेशेंट्स का जो ट्रीटमेंट है वो भी इसके अंदर इन्वॉल्व होता है, और कोई भी वो एक एडवर्स इवेंट से ना बेसिकली फेस करें, उस चीज से उनको बचा करके रखना। ठीक है, और कोई इंसिडेंस फ्यूचर में ना हो उस चीज से भी उन्हें बचा करके रखना, ये कमेटी का कार्य होता है।
अब बेसिकली जो भी हमारे अफेक्टेड पेशेंट्स होते हैं, जिस भी चीज से वो जूझ रहे हैं, जिस भी बीमारी से वो जूझ रहे हैं, ठीक है, तो उन्हें तुरंत के तुरंत जो भी रिक्वायरमेंट है वो हम उनको दे सके। कमेटी का जो है बेसिकली जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है, उनका जो फंक्शन है वो यही है। साथ ही साथ कमेटी जो है बेसिकली जो भी अपने प्रोसेसेस में उन्हें चेंज करना होता है, अपने सिस्टम में, अपने प्रोटोकॉल्स में, वो उनको करते हैं, जस्ट बिकॉज कि पेशेंट्स को हम ठीक से पेशेंट केयर प्रोवाइड कर सके, जो पेशेंट्स के हित में होगा उस पर वो कार्य कर सके, तो उसके लिए ये कमेटी काम करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है समटाइम्स द ड्रग में प्रोड्यूस अनवांटेड और अनएक्सपेक्टेड इफेक्ट्स आर कॉल्ड। कभी कभार जो बेसिकली हमारी दवाइयां होती हैं, ड्रग्स होती हैं, वो आपको अनवांटेड यानी कि अनचाहे और अनएक्सपेक्टेड की उस चीज का सोचा ही नहीं, ऐसे इफेक्ट्स भी जो है शो कर देती है, तो उसको आप क्या कहेंगे? ओवरडोजेस कहेंगे, या फिर आप उसको एडवर्स ड्रग रिएक्शन कहेंगे, या फिर आप उसको हाइपर सेंसिटिविटी कहेंगे, या फिर आप उसको एलर्जिक कंडीशन कहेंगे। तो इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ये आपसे इस क्वेश्चन में पूछा गया है, और जो हमारा सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, एडवर्स ड्रग रिएक्शन, जिसकी शॉर्ट फॉर्म आपकी एडीआरस कहलाती है। क्या? एडीआरस कहलाती है, एडवर्स ड्रग रिएक्शन। अब आगे चलते हैं। अब कोई भी अगर एक एडवर्स ड्रग रिएक्शन है, इसको ये कहा जाता है कि ये कोई एक अनवांटेड या अनएक्सपेक्टेड इफेक्ट है जो किसी भी पर्टिकुलर मेडिकेशन का आ जाता है। अब चाहे वो हमने सही डोज में ही क्यों ना लिया हो, या कोई गलत डोज ही क्यों ना चली गई हो हमारी बॉडी में, ठीक है। अब बेसिकली जो ये रिएक्शंस होते हैं, वो होते तो बेसिकली माइल्ड है, मतलब स्टार्टिंग जो होगी वो धीरे धीरे होगी, लेकिन अगर उनको एज सच उस पर अगर हमने कोई भी एक्शन नहीं लिया, तो आगे जाकर काफी सारी दिक्कतें हो सकती हैं, आगे जाकर के वो सीवियर बन सकते हैं, हमारे पर्टिकुलर ऑर्गन्स डैमेज हो सकते हैं, इवन पेशेंट की डेथ तक हो सकती है। अब बेसिकली जो ये एडवर्स ड्रग रिएक्शंस होते हैं, इसमें बहुत सारे फैक्टर्स आ जाते हैं, जैसे कि कोई भी एक इंडिविजुअल पेशेंट है, ठीक है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है, ड्रग इंटरेक्शंस हो सकते हैं, या इम्प्रॉपर डोजिंग हो सकती है, या फिर कोई एलर्जिक रिस्पॉन्स बॉडी ने प्रोड्यूस कर दिया उस ड्रग के तहत, उसका ना पता चल पाया हो, तो ये सब इफेक्ट जो है बेसिकली होते हैं, जिसकी वजह से एडवर्स ड्रग रिएक्शन हो जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है अ लिस्ट ऑफ ड्रग्स स्टॉक्ड at the hospital which have been selected based on therapeutic factors as well as cost। अब बेसिकली आपको यह बताना है कि एक ऐसी लिस्ट है हमारी जो बेसिकली हॉस्पिटल्स के अंदर स्टॉक के तौर पे रखी जाती है, जिसके अंदर ड्रग्स को सेलेक्ट किया गया है उनकी थेराप्यूटिक वैल्यू पे, कि वो जो अपना कार्य करेंगी उसके बिहाफ पे, और साथ ही साथ उनकी कॉस्टिंग के बिहाफ पे, कि वो अफोर्डेबल हो हर पेशेंट के द्वारा। तो उसको आप क्लोज्ड फॉर्मुलरी कहेंगे, या आप उसको ओपन कहेंगे, या आप उसको फॉर्मुलरी कहेंगे, या फिर आप उसको नन ऑफ दीज, कुछ भी नहीं कहेंगे। तो इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ये आपसे पूछा गया है, और सही आंसर है हमारा फॉर्मुलरी। जो बेसिकली हमारी एक लिस्ट है ड्रग्स की, वो फॉर्मुलरी कहलाती है, जिसके अंदर हम अपना स्टॉक मेंटेन करते हैं, और वही ड्रग्स इसके अंदर सेलेक्ट की जाती हैं जो बेसिकली हमारी थेराप्यूटिक वैल्यू शो करती हैं, कि जिस पर्पस के लिए हमें चाहिए वो, और साथ ही साथ उनकी कॉस्टिंग अफोर्डेबल हो, हर वर्ग का इंसान जो मरीज है, पेशेंट है, या उसके गार्जियंस या पेरेंट्स हैं, फैमिली मेंबर्स हैं, वो उनको अफोर्ड कर सके, कोई भी मेडिसिन से वंचित ना रह जाए, ठीक है। अब इसमें बेसिकली हमारा क्या होता है, जैसे आप कहेंगे कि सर थेराप्यूटिक वैल्यू क्यों देखते हैं? थेराप्यूटिक वैल्यू इसलिए कि ड्रग कितनी एफिकेसी प्रोड्यूस करेगी, कितनी सेफ है, और सुटेबिलिटी जो एक पेशेंट के लिए हमें चाहिए जल्द से जल्द वो ठीक हो सके, उसके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है द एजेंडा ऑफ द कमिटी इज। अब जो हमारी फार्मेसियन थेराप्यूटिक कमेटी है, पीटीसी, उसका एजेंडा क्या है? अब एजेंडा में आता है बेसिकली सबसे पहला ऑप्शन कह रहा है कि जो हमारे पहले मीटिंग हो चुकी है उनके मिनट्स पे ध्यान देंगे, मतलब जो उसमें डिस्कस किया गया उस पर, या फिर जो हॉस्पिटल के अंदर ड्रग सेफ्टी का ध्यान देंगे, या फिर हॉस्पिटल फॉर्मुलरी पे ध्यान देंगे, या फिर ऑल ऑफ दीज, यानी कि ये तीनों ऑप्शंस ठीक हैं, ठीक है। तो उन चारों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ये आपसे इस क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है, और सही आंसर है हमारा ऑल ऑफ दीज। मतलब कि जो हमारी पहले मीटिंग हो चुकी है
उस पे हम बेसिकली उसके आधार पर ये देखेंगे कि हम बेसिकली जो भी हमने अपने आइटम्स को सेलेक्ट किया था या जो भी हमने उस मीटिंग में डिसाइड किया था वो बेसिकली प्रॉपर एड्रेस हो पा रहा है या नहीं, जो हमने डिसीजंस लिए थे वो हमारे इंप्लीमेंट हुए या नहीं, और अगर होने हैं तो कब होने हैं, उस चीज पर कार्य करना। साथ ही साथ हमें जो है ड्रग सेफ्टी को भी डिस्कस करना होता है, जो हमें हॉस्पिटल के अंदर मेंटेन करवानी है। कैसे? जो एडवर्स ड्रग रिएक्शंस है उनको रिव्यू करेंगे, पेशेंट्स की रिपोर्ट्स को देखेंगे, ठीक है, जो मेडिकेशन एरर्स है उन पर ध्यान देंगे, उनको एनालाइज करेंगे कैसे उनको हम कम कर सकते हैं, ठीक है, स्ट्रैटेजीज बनाएंगे कि जिससे मेडिकेशन सेफ्टी प्रैक्टिसेस जो है वो हमारी और बढ़ सके। और साथ ही साथ हम जो है हॉस्पिटल फॉर्मुलरी सेक्शंस को भी देखेंगे, जिसमें हम ये अश्योरिटी लेंगे कि जो हमारा एक स्टॉक का लिस्ट है, जो हमारी स्टॉकिंग मेडिकेशंस हैं, दवाइयां हैं, वो प्रॉपर वहां पर पर्याप्त हैं या नहीं है। थेराप्यूटिक कंसिडरेशंस भी लिए जाएंगे, मतलब कि थेराप्यूटिक फैक्टर्स के बिहाफ पे ड्रग्स हैं या नहीं है, साथ ही साथ कॉस्ट के आधार पे ड्रग्स वहां पर है या नहीं, जो अफोर्डेबल होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है द सक्सेस ऑफ मीटिंग डिपेंड्स अपॉन। अब एक मीटिंग सक्सेस कब होगी, सक्सेसफुल कब होगी, वो किस चीज के ऊपर निर्भर करता है। जो हमारी हॉस्पिटल के अंदर पीटीसी अपनी मीटिंग करती है तो वो एजेंडा के ऊपर निर्भर करेगा, या वो पर्टिकुलर उनके फंक्शंस के ऊपर निर्भर करेगा, या फिर वो उनके ऑब्जेक्टिव्स के ऊपर निर्भर करेगा, या फिर ऑल ऑफ दीज। ठीक है, अब मीटिंग सक्सेसफुल कब होगी किस चीज के ऊपर निर्भर करती है, और हमारा जो सही आंसर है बेसिकली वो है हमारा ऑल ऑफ दीज। मतलब कि जो हमारी पर्टिकुलर एक मीटिंग है, ठीक है, अगर आपके पास एक एजेंडा नहीं है, एजेंडा मतलब कि आपके पास कोई गोल नहीं है। मान लो अब जैसे हमारा बेसिकली इलेक्शन का टाइम चल रहा है, ठीक है, अब मंत्रियां बहुत सब घूम रहे हैं अपना जो है बेसिकली, किसी का कोई एजेंडा है, किसी का कोई एजेंडा है। अब किसी मंत्री जी की रैली होनी है आपके मोहल्ले में, ठीक है, कोई पर्टिकुलर टॉपिक होना चाहिए जिस बिहाफ पे वो अपनी वोट्स के लिए अपील कर सके, लेकिन अगर उनके पास एजेंडा ही नहीं है कि किस आधार पर उन्हें वोट चाहिए या आप उन्हें क्यों वोट करें, तो आप कैसे वोट कर देंगे। अब वो आकर के खड़े हो गए, ठीक है, और मंत्री जी से कोई सवाल पूछ लिया गया कि जी आप जब चुनाव जीत जाएंगे तो आप जो है बेसिकली हमारे क्षेत्र में आके या जिस सीट से आप लड़ रहे हैं इसको आप देखेंगे, इसकी टेक केयर करेंगे, इसकी देखरेख करेंगे, जो कमियां हैं उनको दूर करेंगे, और वो मंत्री जी जवाब दे दें आपको कि पहले चुनाव तो जिताइए उसके बाद देखेंगे। यानी कि उनका कोई पर्टिकुलर एजेंडा नहीं है। एजेंडा होता तो वो सीधे कहते कि आपको ये सवाल की जो है जरूरत ही नहीं पड़ेगी, मैं खुद से ही इन चीजों की जिम्मेदारी उठाऊंगा, ठीक है, तब आप उनको वोट देंगे। ऐसे ही अगर आप बेसिकली पीटीसी की बात करें, फार्मेसी एंड थेराप्यूटिक कमेटी की, अगर वो पर्टिकुलर अपना एजेंडा डिसाइड ना करें, जैसे किसी पर्टिकुलर हॉस्पिटल में ट्रेजेडीज बहुत ज्यादा हो रही हैं या मेडिकेशन एरर्स बहुत ज्यादा हो रहे हैं कि ठीक से जो दवाइयां हैं उनका डिस्पेंसिंग ठीक से नहीं हो पा रहा, या फिर जो उनको डोज दी जाती है पेशेंट्स को वो प्रॉपर नहीं दी जा रही है, अगर इन चीजों पर ही बेसिकली काम नहीं करेंगे, एक एजेंडा नहीं बनाएंगे, तो मीटिंग सक्सेसफुल नहीं होगी। इसीलिए एक मीटिंग सक्सेसफुल तभी होगी जब बेसिकली आपके पास एक एजेंडा होगा। साथ ही साथ अब उसके बाद आ जाता है कि आपके पास प्रॉपर अपनी जो कमेटी है वो सारे काम करे, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है, फंक्शन का आ जाता है कि जो कमेटी के अंदर हमारे बेसिकली मेंबर्स हैं या जो हमारी कमेटी है वो अपने सारे काम प्रॉपर करे, जैसे हॉस्पिटल के अंदर पॉलिसीज को इंप्लीमेंट कराना, ठीक है, और पॉलिसीज को बनाना कि किस आधार पर हमारा काम चलेगा। और लास्ट कहता है कि ऑब्जेक्टिव, अब बेसिकली आपका मूल सिद्धांत क्या होना चाहिए, ठीक है, वो भी आपको डिसाइड करना पड़ेगा। जब आप बेसिकली इन तीनों चीजों को डिसाइड कर लेंगे तब जाकर के बेसिकली एक कमेटी की जो मीटिंग है वो सक्सेसफुल मानी जाएगी, ठीक है। आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है प्रोग्राम्स, सेमिनार्स, वर्कशॉप्स आर इंक्लूडेड इन। अब जो हमारे बेसिकली प्रोग्राम्स होते हैं, सेमिनार्स होते हैं, वर्कशॉप्स होते हैं, वो किस चीज के लिए हैं, वो आपके एजुकेशनल के लिए है, या वो आपकी सिर्फ और सिर्फ एडवाइजरी के लिए है, या फिर बोथ ए एंड बी, यानी कि एजुकेशनल के साथ साथ एडवाइजरी भी,
या फिर सिर्फ और सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटर के लिए होते हैं। तो जो प्रोग्राम, सेमिनार्स और वर्कशॉप्स हम कराते हैं वो किस लिए है? एजुकेशनल पर्पस, एडवाइजरी पर्पस, या फिर दोनों के लिए, एजुकेशनल और एडवाइजरी, या फिर एडमिनिस्ट्रेटर पर्पस के लिए। और हमारा जो सही आंसर है वो है एजुकेशनल। ठीक है, मतलब एजुकेशनल। हम जो बेसिकली जो प्रोग्राम्स और सेमिनार्स या वर्कशॉप्स करते हैं वो एजुकेशनल पर्पस के बिहाफ पे करते हैं। ठीक है, जिससे कि हम बेसिकली जागरूकता फैला सकें। ठीक है, अब मान लो कोई बीमारी फैलती जा रही है, जैसे कुछ टाइम पहले कोविड-19 आया था। ठीक है, अब उसके रिगार्ड में स्टार्टिंग में तो एज सच कोई नहीं हम पता लगा पाए कि क्या हुआ क्या नहीं, लेकिन जैसे जैसे उसके बारे में पता चलता गया तो हमारी जो है बेसिकली वर्कशॉप्स होती गई। ठीक है, प्रोग्राम्स होते गए, सेमिनार्स होते गए, जिनके जरिए हमने लोगों को एजुकेट किया। ठीक है, जैसे कि बेसिकली गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिया कि 2 गज की दूरी, ठीक है, हमारे स्वास्थ्य के लिए है जरूरी, है ना। इसी तरीके से मास्क जो है प्रॉपर पहन के जाना, बाहर जब भी जा रहे हैं ग्लव्स पहन के रखना। कोई कोविड का पेशेंट अगर आपके घर में है तो उसको जो है बेसिकली एक आप अलग रूम में रख दीजिए, जिससे कि बेसिकली वो खुद से आपको ना कोई बीमारी फैल सके। ठीक है, आप उसको जो है बेसिकली अलग रख दें। आप भी जो है बेसिकली किट पहन के रहें, अगर आप उसके पेशेंट के आसपास हैं, उस घर में रह रहे हैं, उस पर्टिकुलर प्लेस पे रह रहे हैं। तो ये सब चीजें क्या है, ये आपके बेसिकली एक प्रोग्राम, सेमिनार्स और आपकी जो वर्कशॉप्स होती हैं उन्हीं के जरिए हमें जब एजुकेट करना होता है। अब जैसे ट्रेनिंग सेशंस होते हैं, प्रोफेशनल स्किल्स डेवलपमेंट का जो है बेसिकली एक हमारा प्रोग्राम होता है या सेमिनार होता है, वो जस्ट बिकॉज किस लिए, वो एजुकेशनल पर्पस के लिए, कि आपको सिखाया जा सके, आपके अंदर जो है बेसिकली जागरूकता फैलाई जा सके। ठीक है, तो ये सब चीजें जो है हमारी एजुकेशनल पर्पस के लिए होती हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है पर्पस ऑफ पीटीसी। अब जो ये हमारी फार्मेसी एंड थेराप्यूटिक कमेटी है, इसका पर्पस क्या है? ये आपका एजुकेशनल पर्पस है, या इसका जो है पर्पस सिर्फ और सिर्फ एडवाइजरी है, या फिर दोनों है, या फिर सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन ए यानी कि एजुकेशनल है? ठीक है, तो इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ये आपसे पूछा गया है। और हमारा जो सही आंसर है वो है एडवाइजरी। क्या है? एडवाइजरी। अब बेसिकली जो पीटीसी है वो अपने हॉस्पिटल के अंदर एडवाइस देती है। ठीक है, जैसे पॉलिसीज को फ्रेम करना, ठीक है, पॉलिसीज को इंप्लीमेंट करवाना, कैसे जो है बेसिकली स्टॉक मेंटेन होना चाहिए उसके अंदर, उन सब चीजों के ऊपर जो है एडवाइस देना, ये सब काम किसका है? आपकी पीटीसी का है, यानी कि फार्मेसी एंड थेराप्यूटिक कमेटी का है। अब जो ये बेसिकली हमारी फार्मेसी एंड थेराप्यूटिक कमेटी है, ये बेसिकली अगर मैं बात करूं तो जैसे हमारे बेसिकली पेशेंट्स होते हैं। ठीक है, पेशेंट्स की अगर हम बात करें, गार्जियंस या पेरेंट्स की, ठीक है, साथ ही साथ अब उसके अंदर हमारे वहां पर जो डॉक्टर्स हैं, ठीक है, जो डॉक्टर्स हैं, या आप कह लो कि जो डॉक्टर्स ट्रेन कर रहे हैं अपने जूनियर स्टाफ को, अदर हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स को। ठीक है, तो ये एक बेसिकली पर्टिकुलर कम्युनिकेशन का एक प्लेटफॉर्म तैयार कर देते हैं एक पर्टिकुलर हॉस्पिटल के अंदर। ठीक है, तो बहुत सारे जैसे हमारे स्कूल्स या कॉलेजेस होते हैं, ठीक है, तो हम जो है बेसिकली पॉलिसीज फ्रेम करने में मदद कर पाते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें हॉस्पिटल की, तो किस तरीके से हम एक बेटर पेशेंट केयर प्रोवाइड कर सकते हैं मरीजों के लिए, पेशेंट्स के लिए, उसके ऊपर कार्य करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है अ चेयरपर्सन इज अपॉइंटेड फ्रॉम। अब जो हमारी फार्मेसी एंड थेराप्यूटिक कमेटी है उसका चेयरपर्सन कहां से उसमें अपॉइंट किया जाता है, नियुक्त किया जाता है? तो वो बेसिकली आपका फिजिशियन में से होगा, या फिर वो आपका जो नर्सिंग स्टाफ है उनमें से होगा, या जो मरीज हैं उनमें से होगा, या फिर जो एडमिनिस्ट्रेटर है उस पर्टिकुलर हॉस्पिटल का उनमें से होगा। तो चेयरपर्सन आपका फार्मेसी एंड थेराप्यूटिक कमेटी में किसमें से, किन डिपार्टमेंट में से बेसिकली आपका अपॉइंट किया जाता है, नियुक्त किया जाता है? और हमारा सही आंसर है फिजिशियन। जो फिजिशियन होते हैं वो ही चेयरपर्सन होते हैं उस पर्टिकुलर फार्मेसी एंड थेराप्यूटिक कमेटी के। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है अब पीटीसी के अंदर कौन कौन होते हैं? पीटीसी इंक्लूड, पीटीसी यानी कि फार्मेसी एंड थेराप्यूटिक कमेटी के अंदर कौन कौन होंगे? फिजिशियन होते हैं, फार्मासिस्ट होते हैं, या मरीज होते हैं, या सिर्फ और सिर्फ फिजिशियन और फार्मासिस्ट यानी कि ओनली ए एंड बी? तो इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ये आपसे पूछा गया है। और हमारा सही आंसर है ऑप्शन डी यानी कि ओनली ए एंड बी। अब फिजिशियंस
यानी कि आपके जितने भी हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स होते हैं, क्या होते हैं, हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स जो होते हैं वो सब उस पीटीसी के अंदर इंक्लूडेड किए जाते हैं। ऑप्शंस के आधार पर फिजिशियंस यानी कि जो आपके डॉक्टर्स हैं वो इसके अंदर इंक्लूड होंगे, आपके जो फार्मासिस्ट हैं वो इसके अंदर इंक्लूड होते हैं, और अगर इनके अलावा बात करें तो जो दूसरा हमारा अदर हेल्थ केयर स्टाफ है, अदर हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हैं, वो भी इसके अंदर इंक्लूडेड किए जाते हैं। आप एग्जिट एग्जाम की प्रिपरेशन और अच्छे से कर सकते हैं। फार्मेसी इंडिया लेकर के आया है डी फार्मा एग्जिट एग्जाम के लिए कॉम्पिटिटिव बुक, जिसके अंदर आपको 6000 से भी ज्यादा एमसीक्यूज मिलने वाले हैं। इसको ऑर्डर करने के लिए लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, उनके माध्यम से ऑर्डर कर सकते हैं, और साथ ही साथ सामने स्क्रीन पर आपको नंबर्स दिख रहे हैं, इनके माध्यम से भी आप बच्चा लोग ऑर्डर कर सकते हैं, कॉल के थ्रू, मैसेजेस के थ्रू। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है विच इज द क्लिनिकल सर्विस एक्सेप्ट। अब इन चारों ऑप्शंस में से आपको बताना है कि ये सब हमारी क्लिनिकल सर्विस है, लेकिन एक नहीं है, तो वो गायनेकोलॉजी है, या फिर वो पीडियाट्रिक है, या फिर वो रेडियोलॉजी है, या फिर वो एक बेसिकली आपकी कार्डियक है। तो इनमें से कौन सी आपकी क्लिनिकल सर्विस नहीं है? और सही आंसर है हमारा रेडियोलॉजी। ठीक है, क्लिनिकल सर्विसेज में आपका गायनेकोलॉजिकल डिपार्टमेंट आ जाता है, छोटे बच्चों के लिए पीडियाट्रिक डिपार्टमेंट आ जाता है, और हार्ट से संबंधित आपका कार्डियक डिपार्टमेंट आ जाता है, लेकिन रेडियोलॉजी नहीं आता। ठीक है, अब बेसिकली जो रेडियोलॉजिस्ट होते हैं वो इमेजिंग टेक्निक्स यूज करते हैं, जैसे एक्सरे यूज किया, सिटी स्कैन यूज किया, एमआरआई, अल्ट्रासाउंड, या न्यूक्लियर मेडिसिन जो है बेसिकली डायग्नोसिस के लिए या पर्टिकुलर डिजीजेस के ट्रीटमेंट में यूज की जाती हैं, जिससे कि आपको विजुअल्स दिख जाते हैं पर्टिकुलर बॉडी के स्ट्रक्चर्स के। ठीक है, तो उसके लिए आप रेडियोलॉजी यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है फॉलोइंग आर दी हॉस्पिटल्स ऑन द बेसिस ऑफ टाइप्स ऑफ पेशेंट एक्सेप्ट। अब इन चारों ऑप्शंस में से आपको यह बताना है कि कुछ आपके जो ऑप्शंस हैं वो ये हैं कि उनको जो है हमने हॉस्पिटल्स किस टाइप के हैं उनके आधार पे बताया है, लेकिन एक जो है टाइप ऑफ हॉस्पिटल के बेस पे नहीं है। तो वो आपका डायबिटीज हॉस्पिटल है, या वो आपका पीडियाट्रिक हॉस्पिटल है, या वो आपका एक्सीडेंट हॉस्पिटल है, या फिर वो आपका एक जनरल हॉस्पिटल है। तो इन चारों हॉस्पिटल्स में से कौन सा हॉस्पिटल ऐसा है जो कि बेसिकली आपका एक हॉस्पिटल के प्रकार में, उसके क्लासिफिकेशन में नहीं आता? और सही आंसर है डायबिटीज हॉस्पिटल। देखो, अब जो पीडियाट्रिक हॉस्पिटल है, एक्सीडेंटल हॉस्पिटल है, जनरल हॉस्पिटल है, ये तीनों हॉस्पिटल किस आधार पे है? टाइप्स ऑफ हॉस्पिटल। जैसे ये हॉस्पिटल सिर्फ और सिर्फ छोटे बच्चों के लिए है, एक्सीडेंट हॉस्पिटल मतलब कि जो एक्सीडेंट के केसेस होंगे वो यहां जाएंगे, जनरल हॉस्पिटल मतलब कि सामान्य तौर पर हर तरीके का इलाज यहां पर मिलता है। लेकिन डायबिटीज हॉस्पिटल ये कोई टाइप ऑफ हॉस्पिटल नहीं है। डायबिटीज हॉस्पिटल का मतलब है कि ये एक आपका स्पेसिफिक मेडिकल कंडीशन है। क्या है? स्पेसिफिक मेडिकल कंडीशन, मधुमेह, जिनको डायबिटीज है, शुगर हो गया है, ब्लड शुगर लेवल बढ़ रहा है या घट रहा है, जो डायबिटीज के मरीज है, सिर्फ और सिर्फ वो ही यहां जा सकते हैं। ठीक है, तो ये मेडिकल कंडीशन है, एक टाइप ऑफ हॉस्पिटल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है पब्लिक लिमिटेड कंपनी हॉस्पिटल्स आर एट। अब जो पब्लिक लिमिटेड कंपनीज हैं आपकी हॉस्पिटल्स की, वो कहां है? चेन्नई में है, मुंबई में है, अहमदाबाद में है, या वेलोर में है? और इसका सही आंसर है बच्चा लोग हमारा चेन्नई। जो पब्लिक लिमिटेड कंपनी है हॉस्पिटल्स की, वो चेन्नई के अंदर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है द डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल प्रोवाइड। अब आपको डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल क्या प्रोवाइड करेगा, क्या चीज देता है? सबसे पहला ऑप्शन कहता है कि क्लिनिकल सर्विस देता है, या फिर वो क्लिनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करेगा, या फिर वो आपको एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज देता है, या फिर ऑल ऑफ दीज। यानी कि ये चारों ऑप्शन आपके करेक्ट हैं। इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन ठीक है? और सही आंसर है हमारा ऑल ऑफ दीज। अब जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है क्लिनिकल सर्विसेज भी देता है, क्लिनिकल सपोर्ट भी देगा, और एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज भी देगा। अब जो क्लिनिकल सर्विसेज हैं, यहां पर आपको बहुत सारी क्लिनिकल सर्विसेज मिल जाएंगी, जैसे प्राइमरी केयर मिल जाएगा, इमरजेंसी केयर मिल जाएगा, इन पेशेंट केयर, आउट पेशेंट कंसल्टेशंस एटसेट्रा। अगर मैं बात करूं क्लिनिकल सपोर्ट की, तो एक डायरेक्ट पेशेंट केयर भी आपको जो है बेसिकली डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से मिल सकता है।
क्लिनिकल सपोर्ट सर्विसेज आपको मिलेंगी, जैसे डायग्नोस्टिक इमेजिंग हो सकती है जिसे आप रेडियोलॉजी कहते हैं, ठीक है, लेबोरेटरी टेस्टिंग हो सकती है जिसे क्लिनिकल पैथोलॉजी कहा जाता है, फार्मेसी सर्विसेज मिल सकती है, मतलब कि मेडिकेशंस को कैसे डिस्पेंस करके मिलेगा वो सब, ठीक है, फिजियोथेरेपी और रिहैबिलिटेशन सर्विसेज ये आपको मिल सकती हैं। अगर मैं एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज की बात करूं तो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स जो होते हैं उनमें एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट भी होता है कि जिससे जो प्रॉपर हमारा एक हॉस्पिटल का कार्य चलता है वो प्रॉपर मैनेज हो सके, उसके लिए एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज भी जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है इम्यूनाइजेशन। अब ये इम्यूनाइजेशन क्या होता है? सबसे पहला कि आपको बीमारियों से बचाने में मदद करेगा, या फिर बीमारी यानी कि डिजीज के ट्रीटमेंट में, उपचार में काम आएगा, या फिर वो जो है बहुत ही अहम किरदार निभाता है एक हॉस्पिटल के अंदर, या फिर वो आपको एक एजुकेशनल ट्रेनिंग का काम करेगा। तो इम्यूनाइजेशन क्या होता है? और जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन ए कि वो आपको बीमारियों से बचाने में मदद करेगा। इम्यूनाइजेशन आपका वैक्सीनेशन भी माना जाता है, मतलब कि किसी भी इंडिविजुअल को बीमारियों के अगेंस्ट लड़ने में जो है मदद करेगा, इम्यूनिटी को बूस्ट करने में मदद करता है। जब वैक्सीन्स जाती हैं जिनके अंदर वीकेंड या इनएक्टिव फॉर्म्स होते हैं पैथोजेंस के, जैसे वायरसेस या बैक्टीरिया या कोई पर्टिकुलर टॉक्सिन्स, तो इम्यून सिस्टम हमारा स्टिमुलेट होता है जो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करेगा और बीमारियों इन्फेक्शंस के अगेंस्ट लड़ने में मदद करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है पेशेंट केयर सर्विस इंक्लूड। अब पेशेंट केयर सर्विस के अंदर क्या आता है? डायग्नोसिस आएगा, प्रोफाइल एक्सेस आएगा, या फिर दोनों डायग्नोसिस भी और प्रोफाइल एक्सेस भी, या फिर सिर्फ और सिर्फ ए यानी कि डायग्नोसिस? सही आंसर है आपका बोथ ए एंड बी, यानी कि डायग्नोसिस के साथ साथ प्रोफाइल एक्सिस भी। मतलब कि जो पेशेंट केयर है हमारा, जहां पे हमारी डायग्नोसिंग मेडिकल कंडीशंस होती हैं जिसके जरिए आप फिजिकल एग्जामिनेशन कर सकते हैं, लेबोरेटरी टेस्ट कर सकते हैं, इमेजिंग स्टडीज कर सकते हैं जैसे एमआरआई, चेस्ट एक्सरे एक्सेट्रा, ठीक है, और डायग्नोस्टिक प्रोसीजर्स। नेक्स्ट आता है आपका प्रोफाइल एक्सिस। अब पेशेंट केयर जो है आपका बेसिकली, एक मैं अगर कहूं, किसी भी इंडिविजुअल को प्रोटेक्ट करने के लिए उसका प्रिवेंटिव मेजर का काम करेगा, ठीक है, कि उसके अंदर डिजीज को लेकर के कोई कॉम्प्लिकेशंस ना हो जाए, कोई सीरियसनेस ना हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है ऑन द बेस ऑफ टाइप्स ऑफ मेडिसिन द हॉस्पिटल इज। अब मेडिसिन के टाइप के आधार पे हॉस्पिटल कौन सा है, ठीक है, मेडिसिन की टाइप के आधार पे, उनके प्रकार के आधार पे हॉस्पिटल कौन सा है? एलोपैथिक हॉस्पिटल है, या ईएनटी हॉस्पिटल है, या किडनी हॉस्पिटल है, या कैंसर हॉस्पिटल है? और सही आंसर है एलोपैथिक हॉस्पिटल। ये ईएनटी, किडनी और कैंसर ये पर्टिकुलर आपकी मेडिकल कंडीशंस हैं। क्या है? मेडिकल कंडीशंस। लेकिन एलोपैथिक यानी कि सीधे सीधे मैं कहूं जो अंग्रेजी दवाइयां आप मेडिकल स्टोर से लाते हैं वो आपका बेसिकली एलोपैथिक मेडिसिन में आ जाता है। बाकी जो तीनों ऑप्शंस थे वो आपके स्पेसिफिक मेडिकल कंडीशंस हैं, नॉट द टाइप ऑफ मेडिसिन, ठीक है, इसीलिए वो हमारा ऑप्शन गलत है और एलोपैथिक हॉस्पिटल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल। अब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल का कॉन्सेप्ट क्या है? क्लिनिकल सर्विस है, या क्लिनिकल सपोर्ट है, या सिर्फ और सिर्फ क्लिनिकल सर्विस है, या फिर दोनों है, यानी कि सर्विस के साथ साथ क्लिनिकल सपोर्ट भी? और सही आंसर है बोथ ए एंड बी। क्लिनिकल सर्विसेज आपको मैं पीछे हमारा क्वेश्चन आ चुका है और क्लिनिकल सपोर्ट वहां पर अच्छे से एक्सप्लेन कर चुका हूं, ठीक है। तो यानी कि क्लिनिकल सर्विसेज में आपकी प्राइमरी केयर हो गई, इमरजेंसी केयर, इन पेशेंट केयर, आउट पेशेंट कंसल्टेशन, सर्जरीज एक्सेट्रा, वो सब इसमें आता है। क्लिनिकल सपोर्ट में मतलब कि जैसे आपकी लेबोरेटरी टेस्टिंग होती है, फार्मेसी सर्विसेज होती हैं, या क्लिनिकल सपोर्ट सर्विसेज में हमारा जो है आपकी जब रेडियोलॉजी कराते हैं, इमेजिंग कराते हैं, तो ये सब आपका क्लिनिकल सपोर्ट में आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है फंक्शन ऑफ हॉस्पिटल एक्सेप्ट। अब बेसिकली ये जो ऑप्शंस हैं इसमें ये हॉस्पिटल का फंक्शन है, एक हॉस्पिटल के कार्य है, लेकिन एक नहीं है। तो वो पेशेंट केयर है, या वो रिसर्च है, या वो क्लिनिकल सपोर्ट है, या वो रिहैबिलिटेशन है? और सही आंसर है हमारा रिसर्च। हॉस्पिटल में सारे कार्य होते हैं सिर्फ और सिर्फ एक रिसर्च को छोड़ के। हॉस्पिटल्स आपके इंगेज होते हैं काफी सारे कामों में, जैसे पेशेंट केयर में, क्लिनिकल सपोर्ट में, रिहैबिलिटेशन में, ठीक है, लेकिन रिसर्च उनका एक पर्टिकुलर इनहेरेंट फंक्शन नहीं होता है।
जबकि बहुत से हॉस्पिटल ऐसे हैं जहां पर स्पेशली हमारे टीचिंग हॉस्पिटल्स होते हैं या रिसर्च इंस्टीट्यूशंस उनको कह लो, कि वहां एक पर्टिकुलर रिसर्च डिपार्टमेंट होता है या फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाती हैं क्लिनिकल ट्रायल्स के लिए, उनकी पर्टिकुलर स्टडीज के लिए। लेकिन हर हॉस्पिटल के पास ये रिसर्च एक्टिविटीज की सुविधाएं नहीं होती हैं। और हमारा बेसिकली नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हॉस्पिटल प्रोवाइड्स स्पेशल फैसिलिटीज। अब हॉस्पिटल आपको कौन कौन सी स्पेशल फैसिलिटीज देता है? ऑप्शन कहते हैं कि नर्सिंग देगा, या डाइटरी देगा, या ब्लड बैंकिंग देगा, या फिर ऑल ऑफ दिस। और इसका आंसर आई होप आप सभी जानते ही हैं, वो है हमारा ऑप्शन डी, यानी कि ऑल ऑफ दिस। हॉस्पिटल के अंदर आपको नर्सिंग फैसिलिटीज भी मिलेंगी, आपके डाइट के अकॉर्डिंग आपका डाइट का भी ध्यान रखा जाएगा, वो भी डाइटरी फैसिलिटीज भी मिलेंगी। और ब्लड बैंकिंग, जब भी किसी को ब्लड की नीड होगी तो उसको जो है बेसिकली ब्लड की सुविधाएं भी मिलेंगी, चाहे उसको प्लाज्मा लेना हो, ठीक है, यानी कि जंबो पैक, या फिर उसको नॉर्मल ही ब्लड लेना हो या देना हो, तो वो सारी सुविधाएं भी आपको यहां पर मिल जाएंगी। तो ये थी हमारी क्लास नंबर 18 हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी HCP सब्जेक्ट की एग्जिट एग्जाम में जो हमारी सीरीज चल रही है सुपर 100 सीरीज, उसकी आज की ये हमारी 18th क्लास थी। आई होप आपको सारे क्वेश्चंस क्लियर हुए होंगे, आपको क्वेश्चंस का लेवल भी पता चला होगा, और तैयारी कैसे करनी है उसका भी एक आइडिया आपको लगा होगा। तो इसी तरीके से बने रहिए, और आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं व्हाट्सएप, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम के थ्रू। लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। साथ ही साथ आप एग्जिट एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए बुक ऑर्डर कर सकते हैं, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो इसी तरीके से बने रहें, और एग्जिट एग्जाम में भी पढ़ना हुआ और भी आसान, क्योंकि फार्मेसी इंडिया लाइव है आपके साथ।